हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एस एस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको काव्यखंड भाग का पाठ 1 कड़वक पाठ का कवि परिचय और हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये चैप्टर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है कई सारे पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस पाठ का सबसे पहले कवि परिचय आप लोगों को बताऊंगा। पाठ का नाम है कड़वक। कड़वक जो ये पाठ है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक कड़वक 1 करके लिखा है, ठीक, और दूसरा जो है कड़वक 2 है, या इसको हम लोग प्रथम कड़वक या द्वितीय कड़वक भी कह सकते हैं। इसके अगर हम कवि की बात करेंगे तो वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनको जो है हम जायसी के नाम से भी जानते हैं। इनको हम जायसी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जायसी जी के बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उनका जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 ईस्वी में हुआ था। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है कि समय कालखंड का जो पहला आधा भाग हो गया, समय कालखंड का समय कालखंड का जो है दूसरा आधा भाग होता है। पहला आधा भाग तो जो है पूर्वार्ध कहलाता है, ठीक ना। दूसरा आधा भाग ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा आधा भाग जो है हमारा, दूसरा आधा भाग जो हमारा जो है वो क्या कहलाता है? उत्तरार्ध कहलाता है। और पूर्वार्ध मतलब होता है कि समय कालखंड का जो पहला आधा भाग हो गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वार्ध कहते हैं। तो यहाँ 1492 लिखा है, यानी कि उत्तरार्ध कौन सा सदी? तो 15वीं सदी। तो 15वीं सदी उत्तरार्ध अनुमानतः 1492 में हमारे मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था और निधन जो इनका 1548 ईस्वी, यानी ये भी अनुमानित है। और इस सन में जो बताया गया था कि मलिक मोहम्मद जायसी का निधन हो गया था। निवास स्थान की बात करेंगे तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में जो है इनका निवास स्थान है और यानी जन्म हुआ था। पिता की बात करेंगे तो मलिक शेख ममरेज इनके पिता थे और उन्हें जो है मलिक राजे अशरफ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ हमको याद रखना है कि पिताजी का नाम 2 नाम दिया है, एक मलिक शेख ममरेज, एक मलिक राजे अशरफ। तो पिता का नाम याद रखना है कि मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था या इनका निवास स्थान कहाँ था? तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में ये रहते थे, ठीक। और इनका जो है पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। आगे बात करेंगे हम लोग इनके गुरु की, तो गुरु का नाम था सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी। इनके 2 गुरु थे। गुरु का नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के 2 गुरु थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। वृत्ति की बात करेंगे, वृत्ति मतलब होता है कार्य होता है। आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि वृत्ति कहीं भी लिखा हुआ रहे तो हमें समझना है कि उसका अर्थ होता है कार्य होता है। तो इन्होंने क्या काम किया? तो आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी किए, मतलब जो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में निवास करते थे तो वहाँ किसानी किए। बाद में शेष जीवन जो है फ़कीरों की तरह या फ़कीरी की तरह जो है बिताए। बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे, साधु संत फ़कीरों के साथ भटकते हुए अपना बचपन गुजारे थे। तो ये इनका वृत्ति था कि जब ये रहते थे जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे खेती किए, फिर फ़कीरों के साथ जो है जीवन व्यतीत किया बचपन से ही, तो वो उनका आजीवन जो है फ़कीरों की तरह जो है वो बीता था। गुरु कौन थे? तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीरी इनके गुरु थे। इसके बाद इनकी अगर हम व्यक्तित्व को देखेंगे तो व्यक्तित्व में बताया गया कि चेचक के कारण रूपहीन, इनको जो है चेचक हो गया था, यानी हम अपने आम भाषा में मातादाई बोलते हैं। तो मातादाई या चेचक निकलने के कारण इनके चेहरे पे भी निकल चुका था, तो जिससे इनका मातादाई जब निकलती हैं और जब वो मतलब कि ख़त्म होती हैं तो क्या होता है कि चेहरे पर या कहीं भी शरीर पर निकलता है तो दाग हो जाता है। तो वैसे ही उनके चेहरे पर निकला हुआ था तो दाग हो गया था, तो इसलिए इनका रूप जो है वो बदसूरत हो गया था, यानी ख़राब हो गया था। और बाईं आँख और बाईं कान से वंचित थे, यानी इनका एगो बाईं आँख और बाईं कान नहीं था।
तो ये देखने में मतलब कि लोगों को आकर्षक नहीं लग रहे थे, सुंदर नहीं लग रहे थे, यानी ये रूपहीन थे। रूपहीन थे, लेकिन इन क्या थे, ये तो मृदुभाषी थे, मीठावाड़ी बोलने वाले, मनस्वी और स्वभावतः संत थे। मतलब ये देखने में भले रूपहीन थे, बदसूरत थे, लेकिन इनका स्वभाव जो है वो कोमल मधुर था, मीठी बाड़ी बोलने वाले, किसी से ज़्यादा चिल्लाना नहीं, बहस करना नहीं, ये सब इनमें नहीं था। इनकी अगर रचनाओं की बात करेंगे, रचनाओं में सबसे पहला जो रचना है वो पद्मावत है। आप लोगों को मैंने पहला चैप्टर बालकृष्ण भट्ट का जो चैप्टर था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर पद्मावती लिख करके रचना दे और पूछे कि यह किसकी रचना है, तो वहाँ हमको बताना है कि यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ये क्या है, उनके द्वारा लिखा गया एक नाटक था। मैंने आप लोगों को बालकृष्ण भट्ट वाले चैप्टर में बताया था। इसके बाद अगर पद्मावत केवल दे दे, पद्मावत, तो पद्मावत अगर देगा तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था उसी वीडियो में जिसमें मैंने बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताया था। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो काव्यखंड का पहला चैप्टर मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, उन्हीं की रचना पद्मावत है। और इसकी भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। पद्मावत की भाषा क्या है, तो अवधी भाषा है। ठीक, उसके बाद इनकी दूसरी रचना जो वो अखरावट है, तीसरी रचना आखिरी कलाम है, चित्ररेखा इनकी रचना है, कहरानामा इनकी रचना है, मसला या मसलानामा इनकी रचना है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने चंपावत, होलीनामा, इतरावत और अन्य कृतियाँ जो है मतलब उन्होंने लिखी है। जिनमें से अगर हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो जितने भी ये रचनाएं दी गई हैं वो सारे इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं, चाहे पद्मावत हो, चाहे अखरावट हो, आखिरी कलाम हो, चित्ररेखा हो, कहरनामा हो, कोई भी हो, ये सारी इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये दोनों को तो जरूर याद रखिएगा, पद्मावती और पद्मावत को। पद्मावती दे तो बालकृष्ण भट्ट की रचना, पद्मावत दे तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बात आ गया समझ में आप लोगों को। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ इस पाठ के इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है संबंधित है। अगर हम देखेंगे पहला नंबर पॉइंट को, तो इसमें बताया गया कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। ये भी याद रखना है आप लोगों को, एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो वो किस परंपरा के कवि थे। तो किस परंपरा के कवि थे, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के वो कवि थे। इसके बाद अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है कवि हैं, तो कहाँ कवि हैं या किस चीज़ के कवि हैं, तो वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं। इसके बाद कड़बक जो शीर्षक पाठ है, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ से संकलित है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की तो ये रचना है, और ये कहाँ से संकलित है, तो पद्मावत से यह लिया गया है। ये बात भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से संकलित हमारा ये कड़बक पाठ है, जो कि कड़बक पाठ जो दिया गया है वो पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत की भाषा अभी आप लोगों को मैंने बताया कि पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी भाषा है, अवधी भाषा। और ये जो पूरा पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे कड़बक पाठ, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में ही लिखा गया है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कड़बक पाठ जो है किसकी रचना है, कड़बक पाठ की या जो कड़बक रचना है उसकी भाषा क्या है, या फिर ये पूछ देगा कि जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है, ये सारा चीज़ पूछ देगा। ठीक ना, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर आगे हम देखेंगे तो बताया गया है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। अभी आप लोग को मैंने बताया है कि जायसी जी की जो रचना पद्मावत है उसकी भाषा अवधी है। इसके बाद अगर देखेंगे कि जो पद्मावत है वो जो रचना है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे आप लोग 3 तस्वीर देख रहे होंगे। एक ये जो पहला तस्वीर है ये चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की तस्वीर है। ठीक, तो ये राजा रतन सिंह है। दूसरा जो ये देख रहे हैं राजकुमारी का फोटो, ये सिंघल द्वीप जो कि श्रीलंका में पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी थी जिनका नाम पद्मावती है। और ये जो मतलब की फोटो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली का राज किया था, सुल्तान था, ये अलाउद्दीन खिलजी ये शासक था, उसका ये तस्वीर है। तो ये जो पद्मावती रचना है, ठीक, ये पद्मावती जो रचना है ये चित्तौड़ के जो राजा रतन सेन हो गए, नरेश रतन सिंह,
और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, इन दोनों के प्रेम कथा का वर्णन जो इसमें किया गया है। और साथ ही जो अलाउद्दीन खिलजी जो राजकुमारी को मतलब कि अपनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, तो इसका भी मतलब जिक्र जो है इस पद्मावत रचना में किया गया है। ठीक, इससे साथ एक तोता भी था पद्मावती के दरबार में जो बोलने वाला था। उनके दरबार से वो मतलब निकल जाता है जब, तो वो राजा के दरबार में, जो राजा रतन सेन था उनके दरबार में जाता है बोलने वाला तोता। जब ये लोग देखते हैं कि बोलने वाला तोता जो है ये, तो इसको अपने दरबार में रख लेते हैं। ये रानी पद्मावती के सुंदरता के बारे में तोता जो है राजा रतन सेन से बखान करता है। तो जब बखान करता है तो रतन सेन उनसे मिलना चाहते हैं इन सुंदरी के बारे में। जब उनसे मिलते हैं तो आकर्षक ये हो जाते हैं उनके प्रति, तो फिर ये दोनों लोग जो एक दूसरे से विवाह करते हैं। तो ये सारे चीज़ों का, घटनाओं का जिक्र जो पद्मावत में किया गया है, और इन्हीं तीनों के बारे में जो है पद्मावत में लिखा गया है। तो हमारा जो दूसरा कड़बक है इसी से जुड़ा हुआ है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रतन सिंह और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक ना। इसके बाद आगे जब हम लोग चलेंगे तो अपने पाठ को देखेंगे कि कड़बक, जो प्रथम कड़बक है और द्वितीय कड़बक है, वो कहाँ से संकलित है, पद्मावत के किस भाग से लिया गया और उसमें क्या जिक्र किया गया है। तो अगर हम पहला कड़बक या प्रथम कड़बक की बात करेंगे तो इसमें बताया गया कि यह पद्मावत के प्रारंभिक भाग के स्तुति खंड से संकलित है। ठीक, पद्मावत के प्रारंभिक भाग के किस खंड से, तो स्तुति खंड से संकलित है, जिसमें कवि ने अपने रूप से ज्यादा गुण का वर्णन किए हैं। ठीक, कवि जो है अपने रूप से ज्यादा किस चीज का वर्णन किए हैं, तो गुण का वो वर्णन किए हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरे कड़बक का कि द्वितीय कड़बक में उन्होंने क्या किया है, तो द्वितीय कड़बक जो है वो पद्मावत के अंतिम भाग के उपसंहार खंड से संकलित है। ये किस खंड से संकलित है, तो उपसंहार खंड से संकलित है, और जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों कड़बक में हमको याद रखना है कि प्रथम कड़बक पद्मावत के स्तुति खंड से संकलित है, जिसमें कवि अपने रूप से ज्यादा गुण के बारे में वर्णन करते हैं, और द्वितीय कड़बक जो पद्मावत के अंतिम भाग या अंतिम छंद के उपसंहार खंड से संकलित है, जिसमें कवि राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके बाद आगे जो है हम लोग देखेंगे दोनों कड़बक के भावार्थ को। अभी तक हमने जो है कवि के बारे में पढ़ा और उनसे जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या महत्वपूर्ण बिंदु थे उसकी हम लोग चर्चा किए। दोनों कड़बक में क्या बताया है उसके बारे में हम लोग देखें। अब आगे जो एक एक करके हम लोग जो है दोनों कड़बक के अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को कड़बक का अर्थ समझना है तो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताया वो तो आप लोग को जानना है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि किताब में शब्द निधि दिया हुआ है। हर पाठ के चैप्टर खत्म होने के बाद आप लोग देखिएगा कि शब्द निधि दिया हुआ है, तो आप लोग किताब में शब्द निधि को पहले काव्य खंड के जितने भी पाठ आप लोग पढ़िएगा उसके शब्द निधि को जरूर पढ़ लीजिएगा। और जब शब्द निधि को पढ़िएगा, अर्थ को समझिएगा, तब जब आप इसके भावार्थ को पढ़िएगा काव्य खंड में जितने भी चैप्टर है तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए शब्द निधि को जानना हम लोग को जरूरी होता है। बाकी पहला कड़बक को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। यानी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो कहते हैं कि मेरे पास एक आंख है लेकिन मैं फिर भी क्या हूँ, गुणवान हूँ, गुणी हूँ। सोई बिमुहा जेई कवि सुनी, और जिसने भी मेरी रचनाओं को, मेरी लेखनी को सुना या पढ़ा वो मेरी मुंह में पड़ जाता है। ठीक, इसके बाद कहते हैं कि चांद इस जग विधि अवतारा, चांद जईस होगा। ठीक ना, चांद जईस जग विधि अवतारा, यहाँ पे चांद जईस होगा। ठीक, ज यहाँ पे छूट गया है, आप लोग ज किताब से देखिएगा तो ज लिखा हुआ है। चांद जईस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन्ह उजियारा। यानी यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपने गुण के बारे में वर्णन करते हुए ये बताते हैं उदाहरण के तौर पर कि चांद को ईश्वर ने, विधाता ने इस धरती पर जन्म दिया। ठीक, चांद को कह रहे हैं कि चांद को विधाता ने, ईश्वर ने इस धरती पर जन्म दिया। दिन कलंक किन्ह उजियारा, और उजागर करने के बाद जो उसमें भी क्या कर दिए, कलंक दे दिए। कलंक मतलब यहाँ पे क्या होगा, दाग होगा।
तो चांद को बोल रहे हैं कि चांद को ईश्वर ने, विधाता ने तो इस धरती पर जन्म दिया, लेकिन उसमें भी क्या है, कलंक है, एक दाग है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, पूरे संसार को उजागर किए हुए है। ठीक। इसके बाद कहते हैं कि जग सूझा एक ही नैना है। वो बोलते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी कि मैंने इस जग को, इस संसार को एक ही आंख से जो है वो सूझ लिया, समझ लिया है। वह सुख असनख्तन महा, जैसे नक्षत्रों के मध्य शुक्र तारा, शुक्र मतलब क्या होगा, शुक्र तारा उदित होता है, वैसे ही मैंने क्या किया है कि अपनी एक आंख से पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार को समझ लिया है। आगे कहते हैं कि जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। मतलब कहते हैं जौ ही या जौ लही, जौ लही मतलब होगा, जौ लही मतलब होगा जब तक, जौ लही मतलब क्या होता है, जब तक होता है, ठीक ना, जब तक। ठीक। तौलही मतलब होता है तब तक, तौलही मतलब क्या होगा, तब तक होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तक आम में, अम्बही मतलब क्या होगा, आम होगा, और डाभ मतलब होता है नुकीलापन या मंजरियां। यानी कहा जा रहा है कवि के द्वारा कि जब तक आम में नुकीलापन नहीं आएगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं बसेगा। तो यहाँ पर उदाहरण देकर के मलिक मोहम्मद जायसी यही बता रहे हैं कि मेरे पास भी एक आंख है, एक कान है, मेरा रूप जो है खराब है, लेकिन मैं फिर भी क्या हूँ, उस बदसूरत कुरूप रूप होते हुए भी मैं क्या हूँ, गुणवान हूँ। उसी प्रकार चंद्रमा भी है कि चंद्रमा भी कितना मतलब कि ईश्वर ने, विधाता ने जन्म दिया, प्रकाश दे रहा है उजागर किए हुए संसार को, लेकिन उसमें भी क्या एक कलंक, एक अवगुण है कि वो उसमें क्या है, ईश्वर ने दाग दे दिया है, लेकिन उस दाग को तो वो मतलब कि लेकर के जी नहीं रहा है, वो तो पूरे संसार को उजागर कर रहा है। तो वहीं कुछ मतलब कि इंसान में अगर बहुत सारे गुण है और कुछ अवगुण से उनके जो है, मतलब बहुत सारे गुण होने से उनका अवगुण क्या होते हैं, वो छिप जाते हैं। तो वहीं कवि जो हमारे ये उदाहरण को दे रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं पहले कड़वक में ही कि कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असूझ अपारा। यानी कि कवि कहते हैं कि जो समुद्र का पानी है, देखते हैं हम लोग कि कितना वो खारा होता है, मतलब पीने योग्य समुद्र का पानी जो अगर हम देखते हैं तो पीने योग्य नहीं होता है, उसका पानी क्या होता है, खारा होता है। ठीक। कितना भी कोई प्यासा अगर समुद्र के पास चले जाए तो उसके पानी को वो नहीं पी पाता है। तो वही बोल रहा है कि किन समुद्र पानी जो खाना है, पानी समुद्र का कितना खारा है। ठीक। तो अति भव्य असूझ अपारा, लेकिन उसमें भी क्या है, गुण ये है तो वो कितना विशाल है, इतना बड़ा है कि कोई भी उसको जो सूझ सकता नहीं है, कोई भी उसको मतलब कि समझ नहीं सकता है कि वो कितना विशाल, कितना बड़ा है। तो ये क्या हो गया, उसकी एक विशेषता होगी, एक खासियत होगी कि भले समुद्र का पानी खारा है, प्यासा उस जो है उसके पास जा करके समुद्र के पानी को नहीं पी सकता है, वो प्यासा ही लौट आएगा, लेकिन उसमें भी एक विशेषता है कि वो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि कोई इसको सूझ नहीं सकता है, वो असूझ है। इसके बाद कहते हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। जब सुमेरु पर्वत को, यहाँ पे जो सुमेरु मतलब होता है सुमेरु पर्वत, जो कि एक सोने का पर्वत है। हम लोग सुनते हैं या पढ़े भी हैं कि सुमेरु पर्वत क्या है, सोने का पर्वत है। तो कहा जा रहा है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, यानी जब सुमेरु पर्वत को शंकर जी के त्रिशूल से, विनाश मतलब कि उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, शंकर जी के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत पर जब प्रहार किया गया, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। तो वो सोने का जो पर्वत है, या सोने का पर्वत कह रहे हैं, वो जो सुमेरु पर्वत है वो टूटने के बजाय क्या हो गया, कंचन गिरी यानी सोने का पर्वत बन करके वो लाग आकाश यानी आकाश को छूने लगा। तो ये क्या कहा गया यहाँ पर कि जब सुमेरु पर्वत को शंकर जी के त्रिशूल से विनाश किया गया, उसको प्रहार किया गया, तो वो टूटने के बजाय क्या हो गया, वो सोने का पर्वत बन गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। यानी कि जब तक, कहा जा रहा है जो लही मतलब अभी मैंने आपको बताया ही कि जब तक होता है, तो जब तक घड़ी मतलब घड़ा हो गया, जो मिट्टी का घड़ा होता है, कलंक न पड़ा यानी उसमें जो है कच्चा कोयला, कहा जा रहा है कि कच्चा जो मतलब कि सोना है, कच्चा सोना, उसमें उस सोने को क्या किया जाता है कि घड़ा में डाल करके, कोयला डाल करके जब तक उसको तपाया नहीं जाएगा, ठीक ना, उसको गर्म नहीं किया जाएगा, तो कांच होई नहीं कंचन करा। तो वो कच्चा सोना जो है, कच्चा सोना वो शुद्ध सोना के रूप में या खारा सोना के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो वैसे ही इंसान को, मनुष्य को भी जो है श्रेष्ठ बनने के लिए जो है उसको तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो एक श्रेष्ठवान व्यक्ति जो वो कहलाता है। तो वही उदाहरण देते हैं कि जब तक कच्चा सोना को घड़ा में कोयला डाल करके उसको तपाया नहीं जाएगा, तब तक वो कच्चा सोना शुद्ध सोना के रूप में परिवर्तित
नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवत गई मुख जो वही कहीं चाहूं। मलिक मोहम्मद जायसी ये भी कहते हैं कि मेरा जो एक आंख है वो किसके समान है, तो दर्पण के समान। दर्पण यानी आईना, जो हम लोग आम भाषा में ऐनक बोलते हैं। तो हमारा जो एक आंख है वो किसके समान है, तो दर्पण के समान है। औते ही निर्मल भाव, और ये क्या होता है कि स्वच्छ और निर्मल है। मतलब मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे कि मेरे पास एक ही आंख है, एक आंख से तो मैं वंचित हूँ, एक आंख है मेरे पास, लेकिन उस एक आंख से मैं क्या हूँ कि मैं मतलब कि मेरा वो एक आंख है वो दर्पण के समान है और वो स्वच्छ और निर्मल यानी साफ है। ठीक, सब रूपवत गई मुख जो वही कहूँ चाहूँ। और सब रूपवान या सब गुणी लोग जो है जैसे अपने मुख को बड़े चाव से आईने में या दर्पण में जा करके देखते हैं, तो वैसे रूपवान और गुणी लोग जो है अपने मुख को मेरी ये एक आंख रूपी जो दर्पण है, जो स्वच्छ और निर्मल दृश्य को दिखाती है, उसमें भी अपने बड़े चाव से जो मुख को वो लोग देख सकते हैं। तो ये जो पहला कड़बक था जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी रूपहीन होते हुए भी, ठीक, रूपहीन होते हुए भी, कुरूप होते हुए भी जो है अपने गुण के बारे में कई सारे उदाहरणों के माध्यम से अपने गुण के बारे में उन्होंने बखान किया। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो हमारा जो है दूसरा कड़बक है। दूसरा कड़बक जो कि मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया कि ये पद्मावत के जो अंतिम भाग या अंतिम छंद है वहाँ से संकलित है। और किस खंड से संकलित है, तो आप लोग को ये भी मैंने बताया था कि ये उपसंहार खंड से संकलित है, जिसमें राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। और कहा जा रहा है कि मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। कहा जा रहा है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं वो राजा रतन सिंह और पद्मावती के कथा को या कथा के एक एक शब्द को जोड़ करके सुनाते हैं। सुना जो प्रेम पीर गा पावा, यानी जिसने भी इनके प्रेम को सुना या प्रेम कथा को पढ़ा उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। यानी प्रेम पीर गा पावा, पीर गा पावा मतलब पीर मतलब पीड़ा हो गया, गा पावा मतलब कि पड़ जाना। यानी कह रहे मलिक मोहम्मद जायसी कि मैंने राजा रतन से और पद्मावती के प्रेम कथा के एक एक शब्दों को तो जोड़ा, ठीक, और जिसने भी इसको सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। आगे कहते हैं कि जोड़ी राई लकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। जोड़ी राई लकत के लिए मतलब मैंने जो राजा रतन सिंह और पद्मावती की कथा को या प्रेम कथा को सुनाया, उसको मैंने जो शब्दों को जोड़ा है तो अपने खून के जो गोंद समान मेरा जो रक्त है, रक्त जो है रक्त की लेई लगा करके अपने जो रक्त खून से मैंने क्या किया कि उसके एक एक शब्दों को जोड़ करके मैंने सुनाया है। और जिसने भी इसको सुना या पढ़ा उसके आंख जो है वो आंसुओं से जो है वो भींग गए हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि औ मन जानी कवित अस किन्हा। औ मन जानी मतलब होता है मेरा मन जानता है। कवित अस किन्हा मतलब कि मैंने इस कविता की रचना क्यों किया। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि मैं इस जगत में आने वाले समय में नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी यह रचनाएं चिन्ह की भांति जो है इस संसार में विद्यमान रहेंगी। तो वही कहते हैं कि मेरा मन जानता है कि मैं इस कविता की रचना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आने वाले समय में इस संसार में इस जग में नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी ये रचना ये कृतियाँ जो है इस संसार में विद्यमान रहेंगी चिन्ह की पहचान की भांति। आगे कहते हैं उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन नी असराजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। वो कहते हैं कि कहाँ है वो राजा चित्तौड़ के रतन सेन जो बुद्धिमान राजा थे, कहाँ वो बुद्धिमान मतलब तोता है जो सुआ है, सुआ मतलब होगा तोता, जिसने पद्मावती रानी का बखान जो है राजा रतन सेन से किया था, वो बुद्धिमान तोता नहीं है। वो राजा रतन सेन जो चित्तौड़ के राजा थे वो आज नहीं है, कोई नहीं है आज। आगे कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघो जई किन बखानू, कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। वो ये भी कहते हैं कि कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, जो अलाउद्दीन खिलजी जो सुल्तान था वो कहाँ है आज, कहाँ वो राघव चेतन है जिन्होंने इनका बखान किया था, इनका वर्णन किया था, कहाँ वो है। कहाँ वो स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है सुंदर, कहाँ वो सुंदर पद्मावती रानी है, कहाँ वो है। कोई न रहा जग रही कहानी, ये कोई नहीं है, इनकी कहानियां यहाँ पे रह गई है। तो वैसे ही मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरा मन जानता है कि मैंने इस कविता की रचना क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं इस जग में रहूँ या न रहूँ, लेकिन मेरी जो कविताएं मेरे चिन्ह की भांति संसार में रहेंगी, जैसे मैंने इन सभी लोगों को याद किया हुआ है या हमने याद किया है
कि राजा रतन सेन नहीं है, पद्मावती रानी नहीं है, अलाउद्दीन सुल्तान नहीं है, वो बुद्धिमान तोता नहीं है, कोई संसार में नहीं है, लेकिन इनकी कहानियां रह गई है। तो वही बोलते हैं कि धनी हो मतलब धनीश हो मतलब होता है कि धन्य हो, पुरुष मतलब होता है पुरुष, धन्य हो वो पुरुष जस कीर्ति जासु, जिसकी कृतियां जो है मतलब इस संसार में रह जाती हैं, मतलब मरने के बाद जो है कृति मतलब होता है कर्म। कोई अगर इंसान मरता है तो उसके अच्छे कर्म होते हैं, तो उसके अच्छे कर्म से लोग उसको याद रखते हैं। तो वही लेख कवि कह रहे हैं कि धन्य हो वैसे पुरुष जिसके मरने के बाद जो है उसकी कृतियां, उसके कर्म जो है धरती पर विद्यमान रहते हैं। ठीक, फूल मरे पे मरे न बासु, और फूल मरने पर जो, जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कवि कि फूल जो होता है, फूल कमल का फूल या किसी भी प्रकार का फूल, अगर फूल जो है, अगर जो सुगंधित फूल होता है, अगर वो मुरझा जाता है, अगर मुरझा जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें सुगंध रहता है। मतलब अगर हम फूल को देखेंगे, फूल हमारे पास है सुगंधित वाला, तो वो देखते हैं कि हमारे पास रखा हुआ है तो सुगंध कर रहा है, कभी वो मुरझा जाएगा फिर भी वो सुगंध करता है। तो यहाँ पर उदाहरण फूल का इसलिए कवि दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि फूल के समान भी मनुष्य है। फूल जैसे एक दिन मुरझा जाता है, वैसे भी इंसान भी, मनुष्य भी चुका होगा, एक दिन वो मर जाएगा, एक दिन भी वो धरती से चला जाएगा। लेकिन जितने दिन वो धरती पर है और जैसा कर्म कर रहा है उससे लोग उसको पूजेंगे। उसके जाने के बाद भी, जैसे फूल में मुरझा जाने के बाद भी सुगंध रहता है, तो ठीक उसी प्रकार जो इंसान इस धरती से चला जाता है, उसके कर्म, उसके कृतियों से लोग उसको याद करते हैं। तो वही फूल का उदाहरण कभी देते हैं कि फूल के मर जाने पर उसमें सुगंध बसा रहता है, वैसे ही मनुष्य के न रहने पर भी जो उसकी कृतियों से लोग उनको याद करते हैं। और आगे कहते हैं कि केई न जगत जस बेचा, केई न लीन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। और कहते हैं केई मतलब होता है कोई ना, मतलब कोई भी जो है इस जगत, इस संसार में किसी के कर्म को ना खरीद सकता है। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोई ना इस जगत, इस संसार में ऐसा व्यक्ति है, ना किसी के कर्म को वो बेच सकता है और ना किसी के कर्म का वो मूल लगा सकता है। जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसी को मिलता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमारा फल हम ही को मिलेगा। तुम लोग जैसा कर्म करोगे तुम लोग के कर्म के समान फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम तुम लोग के कर्म के फल को ले लेंगे, तुम लोग हमको बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, या हम अपने कर्म को बेचेंगे तो खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसा कर्म करेंगे या आप लोग जैसा कर्म करेंगे, कोई भी जैसा कर्म करेगा उसका मूल उसी को मिलेगा। तो वही कवि कह रहे हैं कि कोई इस जगत, इस संसार में नहीं है जो किसी के कर्म को बेच सकता है या किसी के कर्म को खरीद सकता है या मूल लगा सकता है। और जो यह कहानी को पढ़ेगा, जो यह इस कहानी को, इस कविता को पढ़ेगा, वही इसे दो शब्दों में जो है वो व्यक्त कर सकेगा या बोल सकेगा। हम सवेरे दुई बोल मतलब होगा कि वही इसे जो है दो शब्दों में जो है बोल सकता है। तो ये हमारा जो है दूसरा कड़बक था। पहला कड़बक और दूसरा कड़बक हमने पढ़ा। दोनों कड़बक को याद रखना है कि ये अवधी भाषा में लिखा गया और पद्मावत से संकलित है। तो हमारा जो है कड़बक पाठ का भावार्थ कंप्लीट हो गया और हमने आज इस पाठ का कवि परिचय भी पढ़ा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा और इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी लोगों के लिए इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग जो है इसको रिवाइज करते रहिए। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के नए नए अपडेट जो है आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।